मेरे ख्याल से नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए यह वीडियो सबसे खास, सबसे हेल्पफुल और सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का वो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा जो आपको 50% मार्क्स देगा। मतलब कि इस एक वीडियो को देखने से आपका नवोदय विद्यालय में 100 में से 50 नंबर तो पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और आप अगर इस वीडियो को YouTube के ऊपर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी मतलब कि मानसिक योग्यता के पूरे 10 चैप्टर के बारे में समझने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर क्या होता है, किस चैप्टर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सारे के सारे 10 चैप्टर इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। भले ही आपने इससे पहले इन सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, आपको मेंटल एबिलिटी मतलब कि मानसिक योग्यता में कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं आता, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आप सब कुछ सीखने वाले हैं। मेरा नाम है BS सोलंकी और मेरा नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ था। मैंने मेरे वहां पर पूरे 7 साल भी कंप्लीट कर दिए हैं, 12वीं भी मेरे वहां से पास हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेंटल एबिलिटी नवोदय विद्यालय में किस प्रकार से पूछी जाती है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। भाई जिस किसी क्वेश्चन का उत्तर अगर आपको आ रहा है और ये वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा, ठीक है भाई। चलिए आज की इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता मतलब कि मेंटल एबिलिटी के सभी 10 प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आपको कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस, किस प्रकार से ये पैटर्न जो है बना हुआ है। क्योंकि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में सबसे पहले इसको समझिए कि मानसिक योग्यता जो है ना, इसका पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर आप इसको समझते हैं तो मानसिक योग्यता में आपको टोटल 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कुल मिलाकर 80 प्रश्न, 80 में से 40 क्वेश्चन मतलब कि 50% क्वेश्चंस, 50% मार्क्स। हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। कुल मिलाकर 50 नंबर की मेंटल एबिलिटी मतलब कि मानसिक योग्यता आपको सेक्शन 1 के अंदर देखने को मिलती है। कुल मिलाकर 3 सेक्शन आपके होते हैं। सबसे पहला सेक्शन मेंटल एबिलिटी, दूसरा सेक्शन मैथमेटिक्स, तीसरा सेक्शन होता है लैंग्वेज मतलब कि भाषा आपकी होती है, ठीक है भाई। अगर इतना आपको समझ में आ गया, सबसे पहला जो होता है अपना कॉन्सेप्ट चैप्टर असंगत को छांटना, या फिर इसको हम कह सकते हैं ओड वन आउट। देखिए अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो भारत से है, दूसरा व्यक्ति जो है मतलब कि एक व्यक्ति है भारत के राजस्थान से, है ना बेटा, इसको ध्यान से समझ थोड़ा सा। एक व्यक्ति है भारत के राजस्थान से, दूसरा व्यक्ति है भारत के गुजरात से, तीसरा व्यक्ति है भारत के महाराष्ट्र से, और चौथा व्यक्ति है पाकिस्तान के कराची से। तो आप सोचिए इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों लोगों में से अगर मान लीजिए चारों लोग एक साथ में बैठे हैं, एक ही जगह के ऊपर बैठे हैं साथ में, तो आपकी आंख सबसे पहले किसके ऊपर जाएगी? आप किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं? जो व्यक्ति पाकिस्तान का है, क्योंकि बाकी सारे लोग भारत के हैं, एक ही व्यक्ति है जो पाकिस्तान का है। भले ही भारत में वो एक राजस्थान का है, एक गुजरात का है, एक महाराष्ट्र का है, लेकिन सारे के सारे भारत से तो हैं, लेकिन एक जो है वो पाकिस्तान से है। इस कारण से क्या हो गया कि ये सारे के सारे संगत हैं, और ये जो है चौथा वो है असंगत, ओड है, यानी कि इन सबके साथ सिमिलैरिटी जिसकी नहीं है। कहने का मतलब 4 लोगों में से, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कुछ हद तक, और जो पीछे वाले 3 हैं उनके सेम नहीं होगा, उसके सिमिलर नहीं होगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो परीक्षा में किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो परीक्षा में अब तक नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में भाग संख्या 1 के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए कि 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। यह क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी मीडियम में, और इसी प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन को आप आराम से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए कि भाई क्या कह रहा है। वही कह रहा है कि भाई
चार में से एक फिगर जो है वो डिफरेंट है, उसको हमें बताना है कि भाई वो कौन सा है। ठीक है, चलिए अब इसको समझिए, थोड़ा सा हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको क्या समझाया, ये एक मछली है फिश, ये भी एक फिश है मतलब कि मछली है, ये भी एक फिश है मतलब कि मछली है, लेकिन ये क्या है भाई, एप्पल मतलब कि सेव है। तो भाई साहब बाकी सारी तो मछली है, मछली है मतलब कि सजीव है, क्या है भाई, सजीव, लाइव है ना, लेकिन ये निर्जीव है, इसके अंदर सांस नहीं होती, ये जीवित नहीं है। ठीक है, इस कारण से ये अपना उत्तर हो गया, क्योंकि ये सारे एक जैसी हैं, ये इसके जैसी नहीं है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस को कहा जाता है असंगत को छाड़ना, ओड वन आउट। चलिए अब इसके दो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा जा चुका है, जहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक गोला बना हुआ है, एक सर्किल बना हुआ है। ठीक है भाई, एक सर्किल आपके सामने बना हुआ है, इस सर्किल के अंदर की साइड एक और सर्किल है एंड उसी सर्किल के ऊपर से एक लाइन बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, इसके अंदर भी देखिए बाहर एक गोला है, अंदर भी एक गोला है, लाइन बाहर की ओर जा रही है, यहां भी बाहर की ओर जा रही है, यहां भी बाहर, बाहर का मतलब क्या होता है बेटा, आउट है ना, बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, यहां भी देखिए गोला है, सर्किल है और उसके बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, यहां पर भी बाहर की ओर जा रही है, लेकिन यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा है कि सर्किल जो है, दूसरा सर्किल उससे बाहर की साइड है और लाइन जो है वो सर्किल के अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर, इनसाइड है ना। अब आपको यहां पर क्या देखने को मिला, ये सारी की सारी बाहर जा रही है लेकिन ये अंदर की ओर जा रहा है। देखने में सबके सब सेम नहीं है, देखिए ये इसकी लाइन ऊपर जा रही है, इसकी लाइन इस साइड जा रही है, इसकी लाइन इस साइड जा रही है, देखने में सब सेम नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि सब एक ही काम कर रहे हैं, लाइन को बाहर की ओर भेज रहे हैं, लेकिन इसका जो काम है वो काम थोड़ा सा गलत हो गया, इस कारण से यहां पर अपना डी उत्तर हो जाता है। तो एग्जाम में जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल किया जाता है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि भाई कहां से हम इसके अंदर से डिफेक्ट निकाल सकते हैं, कहां से मिस सिमिलैरिटीज कहां कहां है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि दूसरे प्रश्न के बारे में बात करें तो देखिए ओड वन आउट जो है, जिसको असंगत को छांटना कहा जाता है, इसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कुल 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको इस प्रकार से मिलेगा, जहां पर अ आ ई क ख ग ढ ए बी सी डी 1 2 3 4 कुछ भी इस प्रकार से एक जो है पैटर्न बना के पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, गणित तो आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स जो होता है, उस मैथ्स के अंदर आपने क्या पढ़ा, मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा कि इवन नंबर क्या होते हैं, मतलब कि सम संख्याएं क्या होती हैं। आपने पढ़ा ओड नंबर्स क्या होते हैं, मतलब कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो आपको पता है कि सम संख्या जो होती है 0 2 4 6 8, जिसका इकाई का अंक यूनिट प्लेस है ना, 0 2 4 6 8 हो, उसको हम सम संख्या कहते हैं। एंड जिसका इकाई का अंक 1 3 5 7 कुछ इस प्रकार से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या या फिर ओड नंबर कहते हैं। ठीक है, अब अगर इतना आपको समझ में आ गया तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से और समझ लीजिए कि एक मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि भाई 2 8 4 और 3, इसमें से ओड वन आउट कौन सा है, इसमें से असंगत कौन सा है। तो भाई साहब देखिए, वैसे तो सभी की वैल्यू जो है वो चेंज है, मतलब कि 2 बराबर 4 नहीं होता, 4 बराबर 8 नहीं होता एंड 8 बराबर 3 नहीं होता, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, लेकिन फिर भी अपन लोग यहां पर अपना उत्तर निकालते हैं कि भाई अपना उत्तर क्या होगा, भाई ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाकी सारे 2 8 और 4 क्या है भाई, सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, लेकिन ये जो है ओड नंबर मतलब कि विषम संख्या है। तो इस प्रकार से जो है एग्जाम में आपको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक चीज आपको याद रखनी है, किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। क्या होता है बेटा, इंग्लिश के अंदर आप हमेशा एक चीज को समझ के रखना, याद रखना कि ए
ई, आई, ओ और यू, ये सब क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? वॉवल्स होते हैं, मतलब कि स्वर होते हैं। ओके, एंड इनको छोड़कर बाकी जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो अब मान लीजिए आप यहां पर हम लोग बात करते हैं, बी दिया गया है हमें, ठीक है भाई, बी भी हमें दे दिया गया है, एम भी हमें दे दिया गया है, एन भी हमें दे दिया गया है। लेकिन अब हम अगर ओ के ऊपर फोकस करें, ठीक है, ओ के ऊपर फोकस करते हैं, तो देखिए ए आई ओ यू, ओ जो है ये क्या है? वॉवल है, स्वर है। इसके अलावा कोई भी यहां पर स्वर नहीं है, बाकी सारे क्या है? कॉन्सोनेंट से व्यंजन है। ठीक है, इस प्रकार से बी अपना सही उत्तर हो गया, क्योंकि बाकी सारे वॉवल्स नहीं है, ये एक वॉवल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस के जो है उत्तर निकाले जा सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको दिया गया अ, ई, ए और क, इसमें से कौन सा होगा? तो भाई आपको यहां पर भी सब पता है कि अ जो है यह एक स्वर है, ई भी एक स्वर है, ये भी एक स्वर है, लेकिन क जो है यह क्या है? व्यंजन है, व्यंजक आप इसको बोल सकते हैं, व्यंजन है। इस प्रकार से अपना ये उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एग्जाम में आपसे एक प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया गया कि क, च, ट और ख, इसमें से कौन सा उत्तर होगा? तो भाई साहब इसमें भी हमें पता है, इसमें भी हम लोग एक मेथड को यूज कर सकते हैं कि जब भी हम लोग क ख गड़ा लिखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क लिखते हैं, फिर ख लिखते हैं, ऐसे करके जाते हैं, फिर च लिखते हैं, फिर ऐसे जाते हैं ट, त, है ना। तो यहां पर देखिए ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, लेकिन यहां पर देखिए अपने को ये मिलना चाहिए था, लेकिन ख मिल गया, दूसरी लाइन वाला अक्षर वर्ण मिल गया हमें, इस कारण से ये अपना उत्तर हो गया। तो भाई कैसी भी मेथड वहां पर यूज हो सकती है, बस दिमाग को थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा कि भाई आखिर एग्जामिनर हमें कहां घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं समान आकृति। समान आकृति मतलब कि सिमिलर फिगर्स, मतलब कि देखिए अभी मैंने इससे पहले आपको क्या कहा कि भाई एक व्यक्ति है भारत के राजस्थान से, दूसरा व्यक्ति है भारत के गुजरात से, तीसरा व्यक्ति है भारत के महाराष्ट्र से, और चौथा व्यक्ति है पाकिस्तान के कराची से, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने इसको चूज किया क्योंकि वहां पर हम लोग निकाल रहे थे असंगत, यानी कि जो सेम नहीं है। इसमें हमने क्या किया, भारत में एक राजस्थान से था, एक गुजरात से था, एक महाराष्ट्र से था, लेकिन फिर भी हमने उनको एक जैसा माना। क्यों माना? क्योंकि वो सब भारत के हैं। लेकिन जब सिमिलर फिगर्स की बात आती है उस समय भले ही वो राजस्थान का है, गुजरात का है, हम उसको सेम नहीं मान सकते। सेम उसी समय माना जाएगा जब भारत का हो और राजस्थान का है, भारत का है वो भी राजस्थान का है, भारत का है वो भी राजस्थान का, मतलब कि एकदम एग्जैक्ट पूरा का पूरा मैच होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है भवानी शंकर और मेरे जैसी शक्ल वाला, मेरा जैसा एक व्यक्ति, जब उसके अंदर सारे के सारे सेम और सेम होगा वो व्यक्ति, तो ही वो मेरा समान होगा, सिमिलर होगा, वरना हम उसको सिमिलर नहीं बोलेंगे। एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले एक बार हिंदी मीडियम वाले इस क्वेश्चन को पढ़ लेना कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर आपको क्या क्या दिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो भी इस क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ओके, चलिए, जब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको यह कहा गया सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर। अब देखिए यहां पर आपको दो दो चीजें दी जाती हैं। इससे पहले क्या था, सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन फिगर दिए गए थे। क्वेश्चन फिगर मतलब कि क्या होता है, प्रॉब्लम फिगर, समस्या आकृति या फिर प्रश्न आकृति, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं ना। वो आपको 4 दी गई थी, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में आपको 5 आकृतियां, मतलब कि 5 फिगर जो है वो दिए जाते हैं। इन 5 फिगर में से एक फिगर जो होता है उसको समस्या आकृति या फिर प्रश्न आकृति कहा जाता है। बाकी के जो 4 फिगर होते हैं उनको उत्तर आकृतियां कहा जाता है। जैसे कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो समझिए कि एक जो आपको फिगर मिलता है उसको प्रॉब्लम फिगर कहा जाता है या फिर उसको क्वेश्चन फिगर भी कहा जाता है, एंड बाकी की जो 4 होते हैं उनको आंसर फिगर्स कहा जाता है। चलिए
जैसे कि यहां पर देखिए, इसको कहा जाता है क्वेश्चन फिगर यानी कि प्रश्न आकृति, एंड इन चारों को कहा जाता है आंसर फिगर्स मतलब कि उत्तर आकृतियां। अब देखिए यहां पर आप समझिए, ये बस एक बीच में लाइन खींची हुई है, ठीक है, एक लाइन खींची हुई है। अब ये पूछ रहा है कि इसके जैसा का जैसा कौन है, इसके जैसा का जैसा इन चारों में से कौन है, वो अपने को बताना होता है। तो हम वो चीज कैसे बताएंगे, देखिए अब एकदम सेम चाहिए। वैसे तो ये चीज जो है ये भी गाना गाने में यूज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में यूज कर सकते हैं, कुल मिलाकर मैं इसको माइक बोल सकता हूं। माइक तो भाई साहब ये भी है, माइक तो भाई साहब ये भी है, एंड ये तो भाई साहब चलो मान लो स्पीकर है, माइक है, जो भी है, इसको तो हमने काट दिया। लेकिन ये सब तो सेम हो सकते हैं ना, लेकिन हमें एग्जैक्टली सेम चाहिए। एग्जैक्टली सेम का मतलब जो ये है वैसा का वैसा एकदम सेम, कोई भी वहां पर हमें एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए। तो भाई साहब उस हिसाब से बी अपना उत्तर होता है, क्योंकि ये भी सेम होता है लेकिन इसके पास ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो इसके पास नहीं है, ठीक है। इस कारण से बी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चंस को कहा जाता है सिमिलर फिगर्स या फिर समान आकृति। चलिए इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला ये है प्रॉब्लम फिगर मतलब कि समस्या आकृति, आंसर फिगर्स मतलब कि उत्तर आकृतियां। इसके जैसा के जैसा कौन है, जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो किसी एक चीज के ऊपर फोकस करो कि यहां पर एक लाइन खींची हुई है ना, यहां पर एक लाइन खींची हुई है, क्या सेम लाइन यहां पर है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहां पर है, नहीं है, यहां पर है, नहीं है, तो इस प्रकार से बी अपना ऑटोमेटिक सही हो गया, क्योंकि ये जो लाइन है यहां पर, ये लाइन किसी के पास नहीं है, देखिए किसी के पास नहीं है, लेकिन इसके पास एकदम एग्जैक्ट वो लाइन आ रही है, इस कारण से ये सेट हो गया। अब मान लो कि सबके पास ऐसी की ऐसी लाइन होती तो हम लोग फिर और एक चीज चेक करते कि भाई क्या ऐसी चीज सबके पास है, फिर इस प्रकार से हम लोग चेक करते तो अपना उत्तर हमें मिल जाता। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमें क्या कहता है, इस प्रकार से जब हम लोग, ये गोला है सबके पास है भाई ये, ठीक है, अगर ये सबके पास है तो ऊपर वाले जो ये आकृति है इसको चेक करते हैं। ऊपर कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है, भाई साहब इसके पास भी बना हुआ है, इसके पास नहीं है, गलत, इसके पास भी है भाई साहब बना हुआ है, इसके पास नहीं है, गलत। तो भाई अब ए या सी में से कोई एक ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा। देखिए अब कौन सा चूज होगा, अब यहां पर बीच में कोई लाइन नहीं है, देखिए यहां पर कोई लाइन नहीं है, लेकिन इसने जो है बीच में भी लाइन खींच दी, इस कारण से ये गलत हो गया। तो सी अपना ऑटोमेटिक सही उत्तर हो गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन और कोई विकल्प हमारे पास बचा ही नहीं है, इस कारण से सी अपना एकदम सही उत्तर हो गया। चलिए भाई बात करते हैं तीसरे प्रकार के प्रश्न के बारे में। तीसरे चैप्टर में पहुंच चुके हैं, देखिए एक ही वीडियो में हम लोग तीसरे चैप्टर में पहुंच चुके हैं। आकृति पूरक, आकृति पूरक जिसको हम कहते हैं पैटर्न कंप्लीशन। अब पैटर्न कंप्लीशन क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य का शरीर है, ठीक है, जहां पर दो हाथ होते हैं, दोनों हाथ बराबर होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है, एक आंख इस साइड एक आंख इस साइड, एक कान इस साइड एक कान इस साइड, एक पैर इस साइड एक पैर इस साइड, ठीक है, इस प्रकार से हर किसी का शरीर बना हुआ होता है। लेकिन मान लीजिए कि एक रोबोट है, तो रोबोट की बॉडी भी मनुष्य की जैसी बनाई जाती है, ठीक है, तो रोबोट का एक हाथ है मान लीजिए इस साइड वाला, ये एक हाथ है, एक हाथ इस साइड वाला है मान लीजिए, है ना, उसके पैर है ना, उसका चेहरा है, उसकी आंखें हैं, है ना, जो भी है उसकी पूरी बॉडी है। अगर मान लीजिए सभी भागों को काट दिया जाए, या फिर रोबोट के हाथ को काट दिया जाए, एक हाथ को अपन लोग अगर काट दें तो, और आपसे पूछा जाए कि यहां पर जो खाली जगह है यहां पर क्या आएगा, तो हम लोग यही बोलेंगे ना कि भाई वहां पर तो हाथ आएगा, क्योंकि अगर हाथ अगर आपने काटा है तो वापस हाथ ही सेट होगा, हाथ की जगह पैर तो सेट कर नहीं सकते, है ना। अगर आपने आंख निकाला है रोबोट का तो वापस आंख ही सेट होगा, ये कान निकाल कर तो यहां पर सेट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से पैटर्न कंप्लीशन में क्या होता है, आकृति पूरक में क्या होता है कि किसी भी एक आकृति का, किसी भी एक फिगर का एक भाग जो है उसको निकाल दिया जाता है, मिसिंग होता है। अब उस भाग के जगह पर क्या आएगा वो अपने को बताना होता है। चलिए एक बार इसको समझते हैं, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके ठीक है, अब यहां पर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी अपने इस प्रश्न को पढ़ लीजिए
कि आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, अब इस प्रकार के प्रश्न में दिया क्या क्या जाता है, सेम चीज। एक होती है समस्या आकृति, जिसको प्रश्न आकृति कहा जाता है। दूसरी होती है उत्तर आकृतियां। क्या होती है? उत्तर आकृतियां। मतलब कि एक होती है प्रॉब्लम फिगर, जिसको क्वेश्चन फिगर कहा जाता है। दूसरा होता है आंसर फिगर्स। क्या होता है बेटा? आंसर फिगर्स। चलिए, अब जैसे कि यहां पर आप देखिए, ये एक मनुष्य का चेहरा है। मान लीजिए एक मनुष्य का चेहरा है। इस मनुष्य के चेहरे में 2 आंखें हैं, ठीक है, लेकिन इसके चेहरे में इस यहां वाला भाग जो है हमने काट दिया है। अब आप खुद सोचिए, यहां में इस प्रकार से तो उसका चेहरा बना नहीं सकता, है ना? तो ये चेहरा पूरा बन नहीं रहा है। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या आएगा? देखिए क्या आएगा, सिंपल सा एक लाइन। अगर मैं मान लीजिए यहां पर इसको बनाता हूं एंड इसको यहां से मान लीजिए एकदम एग्जैक्टली मैच कर लेता हूं, तो इस प्रकार से ये देखिए यहां पर जो आपको लाल लाल जो दिख रहा है ना, ऊपर वाला, ये वाला, ऐसा का ऐसा डायग्राम मेरा यहां पर बनना चाहिए। तो वो कौन सा है बेटा? सी है। देखिए एकदम एग्जैक्टली यहां पर छोटी सी लाइन है एंड यहां पर ये इस प्रकार से लाइन बन रही है, तो ए अपना उत्तर हो रहा है। अब मैं इसको तो यहां पर सेट नहीं कर सकता ना, क्योंकि आंख तो यहां पर ऑलरेडी बनी हुई है। अब ये वाली अगर आंख आएगी तो एक आंख यहां पर और बन जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसी प्रकार से जो पैटर्न है उनको पूरा किया जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में। क्या होता है? देखिए, ये देखिए जैसा डायग्राम यहां बना हुआ है, जिस प्रकार का एक पैटर्न बना हुआ है, ऐसे के ऐसे पैटर्न बनाकर हम लोग इसके ऊपर इसको पूरा काला कर दीजिए एंड इसके अंदर लाइनें खींच दीजिए। तो ये इस प्रकार का डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा बन जाएगा। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तो भाई साहब इस साइड जा रहा है, लेकिन हमें इस साइड नहीं चाहिए। देखिए डायरेक्शन को घुमाना नहीं है, जैसा है वैसा वैसा सेट करना। अब अगर इसको मैं उठाकर यहां पर सेट करता हूं तो ये तो कुछ इस प्रकार से सेट होगा, लेकिन मेरा डायरेक्शन मुझे इस प्रकार से चाहिए, ऊपर की साइड जाना चाहिए। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। कौन सा होगा? जिसके ऊपर वाला जो भाग है वो ब्लैक हो, काला हो, लेकिन इसके देखिए ऊपर वाले भाग में लाइनें हैं। गलत हो गया, तो सी अपना एकदम सही उत्तर हो गया। अगर मैं सी वाले पोर्शन को उठाकर यहां सेट करता हूं तो मेरी आकृति पूरी बन जाएगी, मेरा रोबोट पूरा बन जाएगा, है ना भाई। चलिए दूसरे प्रश्न के बारे में बात करें। प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए अब यहां पर क्या होगा, लाइन खींची, ये खींचा, ऐसा है तो सेम चीज ये देखिए हो गया ना, एकदम एग्जैक्टली क्या मैच होगा, क्या चीज वहां पर होनी चाहिए, वो चीज हमें बनानी है। देखिए अब यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये इस प्रकार का आकृति देखिए, लेकिन हमें ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है। आपको चेक कर सकते हैं, ये लाइन बाहर की साइड जा रही है, लेकिन मेरे वाली कुछ इस प्रकार से बन रही है। भाई साहब आप गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, देखिए ये भी गलत हो गया। सी अपना देखिए एकदम एग्जैक्टली इसके जैसा का जैसा बन रहा है ना बेटा। देखिए सेम चीज यहां पर ये ब्लैक हो गया, ये भी ब्लैक हो गया, इस प्रकार से लाइन का बाहर आना, ये एकदम सही से मैच कर जाता है। तो पैटर्न कंप्लीशन मतलब कि आकृति पूरक को कुछ इस प्रकार से ही सॉल्व किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रृंखला पूर्ण करना, मतलब कि इसको कहा जाता है सीरीज कंप्लीशन। सीरीज को कंप्लीट किस प्रकार से किया जाता है वो हम आज की इस वीडियो में चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना इस प्रश्न को सही से पढ़ लीजिए। अब देखिए सबसे पहले सीरीज कंप्लीशन होता क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले इंग्लिश वाले बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सीरीज मतलब कि श्रृंखला। अब इसके अंदर दिया क्या क्या जाता है वो भी समझ लीजिए। कुछ समस्या आकृतियां दी जाती है, मतलब कि प्रश्न आकृतियां। इससे पहले सिर्फ एक समस्या आकृति मिलती थी, एक प्रश्न आकृति जो है वो मिलती थी। अब आपको चार नहीं आएगी, तीन तीन समस्या आकृतियां मिलेगी और 4 उत्तर आकृतियां मिलेगी, मतलब कि 3 प्रॉब्लम फिगर्स मिलेंगे और 4 आंसर फिगर्स मिलेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझिए, सीरीज कंप्लीशन श्रृंखला को पूर्ण करना, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान है ना, बहुत ज्यादा बात करता हूं पाकिस्तान के बारे में, है ना, कोई बात नहीं। पाकिस्तान मान लीजिए भारत के ऊपर अटैक कर रहा है ना, मान लीजिए पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है।
अब आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, यहां पर पाकिस्तान है, यहां पर भारत है। तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर सबसे पहले यहां पर नीचे की साइड कौन है भाई? राजस्थान है। राजस्थान के ऊपर की साइड कौन है? पंजाब है। पंजाब के ऊपर कौन है? जम्मू कश्मीर है। इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। तो मान लीजिए पाकिस्तान ने पहले राजस्थान के ऊपर अटैक किया, फिर करते 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 उसने पंजाब के ऊपर अटैक किया। तो अब एक श्रृंखला बन रही है कि पहले राजस्थान के ऊपर, फिर वो ऊपर गया पंजाब के ऊपर, फिर वो गया जम्मू कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर के भी अगर पास में कहीं है तो फिर वहां से मतलब कि एक श्रृंखला में जा रहा है, वो एक सीरीज में जा रहा है ना। तो एक दिमाग काम करता है कि हाँ, अगर आपने एक पिक्चर देखी होगी, धूम पिक्चर, धूम पिक्चर देखी है, धूम, है ना, ऋतिक रोशन वाली। तो ऋतिक रोशन जब चोरी करता है ना, तो एक लोकेशन बनाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरा जो वर्ल्ड का मैप है उसके ऊपर इस प्रकार से एक लोकेशन बनाता है। सबसे पहले चोरी यहां होगी, दूसरी चोरी वहां होगी, तीसरी चोरी यहां होगी। तो एक सीरीज बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है। उसी प्रकार से नेक्स्ट चोरी कहां पर होगी उसका पता लगाते हैं कौन? पुलिस वाले। तो इसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है वो अपने को पूछा जाता है कि भाई इससे पहले ये हो गया, पहले ये भी हो गया, पहले ये भी हो गया, तो अब क्या होगा ये आप बता दीजिए हमारे को। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बच्चे पढ़ते हैं पहली कक्षा में, फिर दूसरी कक्षा में, फिर तीसरी कक्षा में। तो भाई साहब अब तो फिक्स है कि वो चौथी कक्षा में ही पढ़ेंगे भाई, सीधा पांचवी में तो जा नहीं सकते, छठी में तो जा नहीं सकते सीधा, है ना। तो चौथी पढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक बच्चा पहली पढ़ गया, दूसरी पढ़ गया, तीसरी पढ़ गया, तो अब उसे क्या पढ़ना चाहिए ये अपने से पूछा जाता है। इसी प्रकार से थोड़ा सा इसको समझिए, यहां से इसको समझिए। सबसे पहले एक इस प्रकार की आकृति है, फिगर है, फिर एक के जगह पर दो आकृतियां हो गई, फिर दो के जगह पर तीन तीन आकृतियां हो गई। तो भाई साहब पहले एक थी, फिर दो हो गई, दो से तीन हो गई, तो अब क्या होगी? चार ही होगी ना भाई साहब। पांच तो हो नहीं सकती, छह भी हो नहीं सकती, क्योंकि जो सीरीज बन रही है, जो श्रृंखला बन रही है, उसी के अंदर हमें काम करना पड़ेगा। चलिए, तो यहां पर अब चार बनेगी, यहां पर दो है गलत, यहां पर एक ही है गलत, यहां पर तीन है गलत, यहां पर देखिए चार चार बनी हुई है। इस कारण से डी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से श्रृंखला बनती है, सीरीज बनती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इस प्रकार से एक बॉक्स बना हुआ था, है ना, बॉक्स बना हुआ था। फिर इस बॉक्स के अंदर से यहां पर एक और बॉक्स बनाया गया। भले इस वाली लाइन को हमने हटा दिया है, मान लीजिए, है ना, इस वाली लाइन को हमने हटा दिया, लेकिन एक और बॉक्स हमने यहां पर बनाकर पूरा कर दिया। ये था पहला स्टेप, ये था दूसरा स्टेप, और ये है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, एक और बॉक्स बन गया इसके पास में। तो भाई चौथे में क्या होगा, हम एक और बॉक्स बना लेंगे, है ना। तो देखिए पहले एक दो ये था, अब एक दो तीन चार होंगे, तो चार चार स्टेप बनेंगे, चार चार सीढ़ियों का यहां पर कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, यहां पर भी चार हैं, लेकिन हम इसको चूज क्यों नहीं करते, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी लाइनें नहीं खींची हुई है। यहां पर इस प्रकार से लाइनें नहीं खींची हुई है, लेकिन इसने हर जगह पर लाइनें खींच दी। भाई साहब आप गलत हो गए। इसके अंदर एक दो तीन, आप भी गलत हो गए। इसके अंदर एक दो तीन चार पांच, अरे नहीं पांच नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चार ही चाहिए, एक दो तीन चार। तो एक दो तीन चार, ये डी अपना उत्तर हो गया, सही आंसर हो गया। इस प्रकार के प्रश्नों को कहा जाता है श्रृंखला को पूर्ण करना। चलिए जैसे कि हम इस की बात करते हैं, सबसे पहले एक लाइन, फिर लाइन ऊपर गई, फिर लाइन नीचे आई, तो फिर क्या होगा, पूरी की पूरी बनेगी। सबसे पहले ऊपर गई, फिर यूं आई, फिर यूं आई, तो अब यूं तो जाएगी नहीं, है ना, यूं तो जाएगी नहीं, जाएगी कहां, इस साइड जाएगी, वापस इस साइड जाएगी, बॉक्स को पूरा बनाएगी। ठीक है, तो इस कारण से डी अपना एकदम सही उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं समानता मतलब कि संबंध के बारे में, रिलेशंस के बारे में, एनालॉजी के बारे में। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। ठीक है, ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं, एक सेकंड, है ना। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने प्रश्न को सही से पढ़ लीजिए कि भाई एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी एक बार पढ़ लीजिए कि भाई आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहां पर भी आपको क्या क्या देखने को मिलता है, समस्या आकृतियां मतलब कि प्रश्न आकृतियां,
और उत्तर आकृतियां। समस्या आकृतियां आपको 3 देखने को मिलती हैं और उत्तर आकृतियां आपको 4 देखने को मिलती है। मतलब कि प्रॉब्लम फिगर्स मिलते हैं 3 एंड आंसर फिगर्स मिलते हैं 4। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज को समझिए कि ये क्या है, कुत्ता, क्या है, डॉग, कुत्ता, है ना, एंड ये क्या है, चूहा, चूहे का मतलब माउस, माउस एक चूहा है। ये क्या है, बर्ड है। कौन सा बर्ड है, भले कोई भी मान लो। इस बर्ड को मैं मान लेता हूं कि यह एक कबूतर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा क्या कहा जाता है कि जो रिलेशन पहली और दूसरी आकृति के बीच में है, फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन थर्ड एंड फोर्थ के बीच में होना चाहिए। थर्ड फिगर हमें दिया गया है, ये हो गया अपना फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर एंड थर्ड फिगर। फोर्थ फिगर हमारा यहां पर है, लेकिन फोर्थ फिगर क्या होगा, चौथी आकृति क्या होगी, वो हमें पता नहीं है, तो वो अपने को निकालनी है। इस चीज को समझिए कि अगर यहां पर ये दोनों के दोनों जानवर हैं, देखिए क्या है, एनिमल्स हैं। चूहा भी ये क्या है, जानवर है, कुत्ता भी ये क्या है, जानवर है। माउस जो है वो भी एक एनिमल है, डॉग भी ये क्या है, एनिमल है। इसी प्रकार से अगर ये एक बर्ड है, ये एक पक्षी है, तो यहां पर भी हमें एक पक्षी ही चूज करना पड़ेगा, बर्ड ही चूज करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि अगर इन दोनों के बीच का सेम रिलेशन है तो इनका भी रिलेशन सेम होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले मोर, ठीक है, मोर एक क्या है, पक्षी है। हाथी एक जानवर है, शेर एक जानवर है, बंदर एक जानवर है। तो भाई साहब ये सारे के सारे जानवर हैं, लेकिन मुझे चूज क्या करना है, कोई पक्षी चूज करना है, कोई बर्ड चूज करना है। तो बर्ड कौन सा है भाई साहब, मोर है, इसलिए ए अपना सही उत्तर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमेशा रिलेशन को देखा जाता है, संबंध को देखा जाता है कि जो रिलेशन, जो संबंध पहली और दूसरी आकृति में है वही सेम रिलेशन तीसरी और चौथी आकृति में होना चाहिए। भले सेम रिलेशन हो लेकिन एटलीस्ट उनके बीच में कोई रिलेशन तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, मतलब कि संबंध वाले प्रश्नों के उदाहरण के बारे में। देखिए सबसे पहले और दूसरे को आप देखिए, सिर्फ पहला और दूसरा क्या कहते हैं। पहले वाले ने इसको घुमाकर ऐसा कर दिया, मतलब कि यहां से घुमाया और यहां तक लेके आ गया। ओके, चलिए हम इसमें भी वो की वो चीज करते हैं, इसको भी घुमाकर यहां ले आते हैं, क्योंकि इसके और इसके बीच में भी रिलेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, इसको जब घुमा के ले जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। क्योंकि इसने भी अपने इस पॉजिटिव के साइन को उठाकर यहां ले आया, तो हम भी इसको उठाकर यहां ले आएंगे, जो कि हम लोग लेकर के आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी में ही भाई साहब मैच कर रहा है। इसी प्रकार से हम लोग इसके दूसरे उदाहरण, मतलब कि एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जहां पर क्या कह रहा है, देखिए एक आकृति इस साइड थी, दूसरी आकृति उल्टी थी, ऑपोजिट थी। यहां पर क्या किया, दोनों को खड़ा कर दिया। ये देखिए दोनों को खड़ा कर दिया। यहां पर भी सेम चीज हो रही है, एक इस साइड है, दूसरी इस साइड है, दोनों को खड़ा कर दो, दोनों को खड़ा कर दो, है ना। तो कौन सा होगा, सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। ये बात आपको समझ में आई। क्या कह रहा है, सिंपल सा है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है तो वही रिलेशन इन दोनों के बीच में भी उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा, है ना। तो हमने क्या निकाला कि यहां पर ये इस साइड जा रहा था, ये इस साइड जा रहा था, लेकिन सेकंड स्टेप में दोनों को खड़ा कर दिया। यहां पर भी एक इस साइड जा रहा था, दूसरा इस साइड जा रहा था, भाई दोनों को खड़ा कर दीजिए। तो इस प्रकार से अपना उत्तर हो जाता है। आइए भाई बात करते हैं रेखा गणितीय चित्र पूरक, जिसको हम लोग कहते हैं फिगर कंप्लीशन, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन इसको कहा जाता है। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्यामितीय या फिर रेखा गणितीय चित्र पूरक भी आप इसको कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन भी आप इसको कह सकते हैं। अब ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या है, ज्यामितीय आकृतियां क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप समझिए कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंदर देखिए वृत्त हो सकता है, वर्ग हो सकता है, और भी बहुत सारी आकृतियां आपके सामने हो सकती है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, है ना। इसके अंदर क्या दिया जाता है, एक समस्या आकृति होती है और 4 उत्तर आकृतियां होती है। एक समस्या आकृति, 4 उत्तर आकृतियां, 1 प्रॉब्लम फिगर
एंड 4 आंसर फिगर्स आपको मिलते हैं। चलिए एक बार इसको समझिए, आप एक दिमाग लगाइए कि यह एक ट्रायंगल है जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। इसका अगर एक भाग मैं यहां से काट दूं, मान लीजिए इसका मैं, ये जो भाग होता है इस प्रकार से मैंने इसको यहां से मान लीजिए काट दिया, है ना भाई। मान लीजिए कि मैंने इसको यहां से, चलिए मैंने काट दिया, तो अब आपके पास इतना तो दिमाग है कि इसको अगर मुझे पूरा करना है, मान लीजिए इस भाग को अगर मुझे पूरा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे इसके इस भाग को यहां से वापस क्या करना पड़ेगा भाई, पूरा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहां पर ये जो भाग है इसका एक टूटा हुआ है, और अगर मैं इस भाग को पूरा कर देता हूं यहां पर, है ना, इस भाग को अगर मैं यहां से पूरा कर देता हूं तो यहां पर मेरा पूरा स्टार बन जाएगा, पूरा का पूरा स्टार बन जाएगा। तो यहां पर कौन सा भाग आएगा, देखिए अगर मैं यहां पर इसको सेट करता हूं तो भाई साहब ये तो कुछ इस प्रकार से सेट होगा ऐसे, तो भाई साहब मेरे तो यहां पर कोई भी स्टार बन नहीं रहा है। चलिए भाई साहब आप तो गलत हो गए, इसकी बात करते हैं। ये तो भाई साहब कुछ इस प्रकार से है, ये भी सेट नहीं होगा। चलिए भाई साहब आप छोड़िए, आप भी गलत हो। डी की बात करते हैं। डी वाला क्या कर रहा है, लाइन को बहुत ज्यादा लंबा खींच रहा है। पहले देखिए ये वाली लाइन कितनी लंबी है ना, फिर इसको ऐसे करके ऐसे कर रहा है, तो भाई साहब ये भी मैच नहीं कर रहा है मेरा। मेरा एग्जैक्ट उत्तर कौन सा है, ए, क्योंकि इसको अगर मैं उठाकर यहां पर सेट करता हूं ना तो एग्जैक्टली मेरे यहां पर ये सेट हो जाएगा और मैच कर जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। चलिए इससे एक उदाहरण को लेते हैं, जैसे कि यहां पर एक आकृति है, ठीक है, तो अब इस आकृति के नीचे क्या आकृति हमें सेट करनी चाहिए जिससे कि यह एक वर्ग बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर, जिसकी 4 भुजाएं हैं। अब इसमें अगर इस भाग को हमें पूरा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से लाइन को खींचना पड़ेगा। अब लाइन कैसी होगी, इस प्रकार से। तो ऐसा डायग्राम हमारा बनना चाहिए, लेकिन यहां पर तो भाई साहब ये गलत हो गया। यहां पर देखिए ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है ना, यहां पर देखिए स्पेस बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन हमें इतना ज्यादा स्पेस यहां पर नहीं मिला है, इस कारण से ये गलत हो गया। चलिए लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं बी और सी के बारे में, लगभग दोनों सेम है ना, लगभग दोनों के दोनों सेम है, लेकिन मुझे भाई एक ही उत्तर को चूज करना है, मुझे एक ही उत्तर को चूज करना है। तो मैं कौन सा चूज करने वाला हूं भाई, देखिए यहां पर इसके बीच का जो स्पेस है, देखिए ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये बहुत ज्यादा मोटा है, लेकिन इसने यहां पर नहीं, यहां पर देखिए इसने बहुत ज्यादा पतला कर दिया इसको, है ना, बहुत ज्यादा पतला कर दिया इसको, इस कारण से ये गलत हो गया और सी अपना एकदम एग्जैक्टली मैच करता है। ओके, तो इस प्रकार से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन हमें ही निकालना होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। यहां पर क्या है भाई, देखिए इसको भले थोड़ा सा मान लीजिए यहां तक खींच लीजिए, लेकिन अब अपनी यहां पर जो आकृति बनेगी, जो डायग्राम बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए, जो कि देखिए ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें देखिए यहां से खींच के इतनी लंबी लाइन खींचनी, देखिए यहां से लेकर यहां तक का आप अगर सफर देखते हैं कितना लंबा है ये, लेकिन यहां पर देखिए बिल्कुल चुन्नू सा छोटा सा बना दिया, गलत हो गया। यहां पर तो चलो ठीक है, ये तो चलो सेट हो रहा है ना। इसको देखते हैं भाई साहब, इसने तो पीछे भी एक इस प्रकार से लाइन खींची, लेकिन मेरे को पीछे कोई लाइन नहीं खींचनी, यहां पर कोई लाइन नहीं खींचनी, तो इस कारण से ये भी गलत हो गई। इसकी बात करते हैं भाई। चलिए इसकी अगर बात की जाए तो यहां पर मुझे बहुत ही पतली सी एक लाइन चाहिए, लेकिन यहां पर इसने तो बहुत छोटी सी करके गलत कर दिया, तो कुल मिलाकर बी मेरा एकदम सही उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा गलतियां ही निकालनी पड़ेगी कि 4 ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल गलत जा रहे हैं, तो पीछे एक ऑप्शन जो बचेगा वही अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब के बारे में, मिरर इमेजिंग। देखिए आपके घर के अंदर कांच तो होगा ही, जिसको हम दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। भाई साहब सुबह सुबह उठते हैं, है ना, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद सीधा सीधा क्या देखते हैं, कांच देखते हैं कि भाई मेरा चेहरा साफ हुआ कि नहीं हुआ, आज मैं खूबसूरत दिखता हूं कि नहीं दिखता हूं, है ना, सब कुछ देखते हैं। लेकिन आपको पता है कि कांच के अंदर सारी चीजें उल्टी दिखती है, क्या होती है, उल्टी दिखती है, रिवर्स दिखती है हमें सारी चीजें। चलिए समझाऊंगा मैं आपको,
क्या होता है। सबसे पहले हिंदी वाले बच्चे इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो भी इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। अब ध्यान से पढ़ देने के बाद मैं आपको बता दूं, इसमें एक समस्या आकृति मतलब कि प्रश्न आकृति देखने को मिलती है, दूसरी आपके 4 जो है यहाँ पर उत्तर आकृतियां मतलब कि आंसर फिगर्स देखने को मिलते हैं। एक मिलता है प्रॉब्लम फिगर और 4 मिलते हैं आंसर फिगर्स। इसको समझिए, मिरर होता है, मान लीजिए ये एक्स वाई एक मिरर है, एक कांच है, ठीक है। अब कांच के अंदर कोई भी चीज उल्टी दिखती है, जैसे कि अगर मैंने कांच के अंदर मेरा ये वाला हाथ खड़ा किया, दायां हाथ, लेकिन कांच मुझे ये बताएगा कि मैंने दायां नहीं बायां हाथ खड़ा किया है, उल्टा बताएगा। कांच में हमेशा अपनी इमेज उल्टी बनती है, ठीक है भाई। चलिए, तो मान लीजिए इस आकृति के सामने मैंने यहां पर एक कांच रख दिया, एक मिरर रख दिया, तो कांच में ये आकृति कैसी दिखेगी? तो भाई साहब उल्टी हो जाएगी, घूम जाएगी, है ना। तो घूमने के बाद क्या होगा, ये इस प्रकार से जब हम लोग एक कॉपी के अंदर पेज को फोल्ड करते हैं ना, जैसे कि ये पेज है, मैंने इसको फोल्ड किया तो क्या होगा, घूम जाएगा। जब आप इसको पीछे से देखोगे तो आपको सारे अक्षर उल्टे दिखेंगे, है ना, लेकिन जब आप इसको फोल्ड करोगे तो सीधे दिखेंगे। अगर आपको यहां पर सीधे दिख रहे हैं लेकिन फोल्ड करने के बाद ये क्या दिखते हैं, पीछे से उल्टे दिखते हैं। इसी प्रकार से कांच के अंदर क्या करना है, आपको फोल्ड करना है। ये चीज यहां पर है और अगर कांच आपका यहां पर लगा है तो इसको ऐसे घुमाइए, घुमाने के बाद ये कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। तो भाई गोला जो होता है ना, गोला, ये कांच के अंदर कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन देखिए कांच के अंदर जो चीज बनेगी, दर्पण में जो चीज बनेगी, जो जस्ट इसके पास में है, सबसे पास में कौन है, इसकी एक आंख बनी हुई है, गोल आंख, तो उस साइड भी सबसे पहले आंख ही बनेगी। इसी प्रकार से यहां पर एक बंद आंख है तो वहां पर जाकर के यहां पर जाकर के ये बंद आंख वापस बनेगी। फिर ये मूंछ है तो भाई साहब दोनों और सेम है और बीच में है। देखिए बीच वाली चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी है वैसी की वैसी दिखती है ना भाई। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये एक गोला है, इस गोले में मैंने अगर बीच में कोई चीज बनाई तो कांच में भी वो चीज वापस बीच में ही दिखेगी। अगर मान लीजिए इस गोले के अंदर मैंने यहां पर कोई चीज बनाई, ये कौन सा भाग है भाई, बायां भाग है ना, लेफ्ट साइड है, तो कांच के अंदर क्या होगा, ये चीज उस साइड चली जाएगी, उल्टी जाएगी। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, उल्टी चीज बनती है, ऑपोजिट बनती है। तो इसमें क्या होगा, जो बीच वाली है उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये वाले जो आंख इस साइड थी वो इस साइड आ गई, ये वाली उस साइड चली गई, गोला तो भाई गोला ही रहेगा और ये मूंछ है तो भाई साहब जैसी थी वैसी वैसी वापस बन जाएगी। तो अपना ए भी गलत है, अपना ये भी गलत है, ये भी गलत है, उत्तर कौन सा हो गया, बी अपना एकदम एग्जैक्ट सही उत्तर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बी के अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल इसको घुमाने के बाद ऐसी बनती है, आंख सबसे पहले थी तो भाई यहां पर भी सबसे पहले ही मिल रही है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला उदाहरण क्या कहता है, देखिए कांच के अंदर आप इसको घुमाओगे तो जो चीज इस साइड जा रही है ना, ये कौन सा हाथ है मेरा, बायां हाथ है, लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो यहां पर बायां है वो दायां हो जाएगा। तो अगर ये यहां पर लेफ्ट में जा रही है तो अब ये राइट में जाएगी, कांच के अंदर राइट में जाएगी, ठीक है। तो बॉक्स जैसा है वैसा बनेगा क्योंकि ये सेंटर में है, ये गोला सेंटर में है तो भाई जो बीच में है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लेफ्ट जा रही है तो अब राइट में जाना पड़ेगा, इस कारण से बी अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये सबसे पहले देखिए इस साइड जा रहा है, ओके, अब इसको उल्टा करेंगे तो देखिए सबसे बड़ा छोटा छोटा छोटा, लेकिन कांच के अंदर क्या होगा, उल्टा होगा। यहां पर सबसे पहले बड़े को लिया है लेकिन कांच के अंदर सबसे पहले छोटे को यहां पर है लेना पड़ेगा, छोटा छोटा सॉरी छोटा फिर बड़ा और फिर बड़ा, इस प्रकार से हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखिए बन तो रहा है लेकिन यहां पर स्पेस बहुत ज्यादा है, यहां पर छोटा छोटा, लेकिन यहां पर देखिए स्पेस तो हर जगह बराबर है, स्पेस के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, जैसा है वैसे रहेगा, इस कारण से गलत हो गया। यहां पर 1 2 3 4 5 5 नहीं सा, ये भी गलत, तो सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए कागज को मोड़ना व काटना, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बिल्कुल सही से समझाता हूं कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग या फिर फोल्डिंग एंड कटिंग जो भी है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हिंदी में इस प्रकार से पूछा जाता है एंड इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से पूछा
जाता है। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 नहीं होगा भाई, प्रश्न संख्या होगा कौन सी होगी ये, यहाँ पर 29 से लेकर 32 तक है ना, 29 से लेकर 32 तक पूछे जाते हैं, जहां पर आपको 3 समस्या आकृतियां और 4 उत्तर आकृतियां देखने को मिलती है, मतलब कि 3 प्रॉब्लम फिगर्स एंड 4 आंसर फिगर्स। ठीक है, अब देखिए ओके, ये पेज कौन सा है भाई, कोई खाली पेज है दे दो मेरे को, ये एक पेज है। ओके, अभी इस पेज को स्क्वायर बना दो, वर्ग, मतलब कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होनी चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसकी लंबाई और चौड़ाई को सबसे पहले बराबर बना लेता हूं। ठीक है बेटा, चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग भी एक पेज लेकर के आओ, जल्दी जाओ, जल्दी से एक पेज लेकर के आ जाओ, और उस पेज को इस प्रकार से फाड़ना है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। चलिए, अब इस पेज को सबसे पहले ऊपर की साइड फोल्ड किया गया। भाई वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऊपर फोल्ड करने को बोल रहा है कि लेफ्ट में, राइट में, जैसे भी वो बोल रहा है वैसे आपको फोल्ड करना होगा। एक्चुअली एग्जाम के अंदर आपको इस प्रकार से पेज ले जाने नहीं दिया जाएगा, आप पेज को साथ में लेकर नहीं जा सकते, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको इस पेज का यूज कर रहा हूं। आपको सिर्फ दिमाग में सोचना है कि हाँ ठीक है, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे काट दिया, वो सारा कुछ खेल आपको दिमाग में करना है। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले क्या कर रहा है, ऊपर की साइड मोड़िए। तो ये देखिए पेज है, मैंने इसको ऊपर की साइड मोड़ दिया, या देखिए मैंने इसको इस प्रकार से ऊपर की साइड मोड़ दिया। ठीक है, फिर इस साइड मोड़ दो, तो ये लीजिए भाई साहब, इस साइड भी मोड़ दिया, है ना। अब इस साइड मोड़ देने के बाद मुझे क्या करना है, इसको कैंची से काटना है। ठीक है, मैं कैंची लेकर के आता हूं, ये देखिए लेके आ गया। जिस प्रकार से इसने कहा था वैसे हमने मोड़ा, सबसे पहले ऊपर मोड़ा, फिर हमने देखिए सबसे पहले हमने ऊपर मोड़ा, फिर इस साइड मोड़ा। अब ये कह रहा है कि इस प्रकार से इसको काट दीजिए। ठीक है, जैसा है वैसे कोई मैं क्या करता हूं, सबसे पहले थोड़ा सा इस साइड काटा मैंने, ठीक है, ये काट दिया। फिर ये कह रहा है कि थोड़ा जिस प्रकार से यहां से काटा है वैसे वैसे यहां से भी काट दीजिए। ये देखिए, ये मैंने काट दिया, फेंक दो उसको। अब देखिए इतना काटने के बाद ये बोल रहा है कि बीच में से जो गोला है इसको भी काट दीजिए, मतलब कि गोल गोल इसको काटना पड़ेगा। चलिए भाई साहब, मैं यहां से इसको है ना, मैंने गोल गोल काट दिया। ठीक है, अब अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार दिखा देता हूं। देखिए मैंने इसको बिल्कुल गोल गोल काट दिया है, जैसा ये कह रहा था वैसा ही मैंने इसको काट दिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब इसको वापस खोल दो। देखिए पहले स्टेप में ऊपर की साइड फोल्ड किया, दूसरे स्टेप में इस साइड फोल्ड किया, तीसरे स्टेप में थोड़ा यहां से काट कर बीच में से गोला काट कर अब इसको चौथे स्टेप में वापस खोलना है। अब चौथे स्टेप में जब खोलेंगे तो खोलने के बाद ये कैसा दिखेगा, हाउ विल इट लुक्स लाइक, है ना, वो अपने को बताना है। चलिए, तो अब आप लोग सोचिए, मैं इसको वापस खोलता हूं तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन रहा है मेरे सामने, आपको देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से डायग्राम देखने को मिल रहा है। ऐसा का ऐसा डायग्राम मेरा बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां पर रखकर, चलिए ये तो यहां पर थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसे का ऐसा डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा। तो कौन सा होगा बेटा, देखिए यहां पर इसने बीच में क्या किया है बेटा, वर्क बना दिए, तो ये गलत हो गया। यहां पर देखिए 2 ही गोले बनाए हैं लेकिन मेरे 4 गोले बनेंगे, ये भी गलत हो गया। यहां पर आप देखिए इसने लाइनों को अभी तक सीधा रखा है, लेकिन भाई साहब यहां पर मेरा तो देखो कट रही है ना, गलत। तो ए अपना एकदम सही से मैच कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं, ए और ये दोनों मैच कर रहे हैं, है ना। तो एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। चलिए, अभी तक हमारा यहां पर खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत कुछ बचा हुआ है, बाकी पड़ा है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अभी भी मैं आपको कुछ 1-2 पेज और लेता हूं, 2 पेज मैं आपके सामने और लेता हूं एंड फिर आपको ये आगे वाले समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। ये एग्जांपल हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसको एक स्क्वायर पेज, वर्ग वाला पेज बना देते हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होनी चाहिए। चलो मुझे 2 पेज देने हैं क्योंकि मैं आपको 2 क्वेश्चन समझाने वाला हूं अभी। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं, इस कारण से मैं 2 पेज
ले रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए 2 पेज के साथ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एंड देखिए मैं इसको बराबर इसको एक स्क्वायर बना लेता हूं, एक वर्ग बना लेता हूं। चलिए, है ना। अब ये मेरा एक पेज हो गया। सबसे पहले इससे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, इस साइड फोल्ड कीजिए। देखिए ये सीधा पेज है, मैंने इसको इस साइड फोल्ड कर दिया। फिर ऊपर की साइड फोल्ड कीजिए ऐसे, ये लीजिए भाई साहब ऊपर की साइड भी फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद ये मुन्ना मुझे कह रहा है कि इसको काटना है। कैसे काटना है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सबसे पहले यहां पर मुझे एक ट्राइंगल के जैसे काटना है, बहुत पास से, है ना। चलिए मैं यहां पर एक ट्राइंगल के जैसे इसको काट देता हूं। ये लीजिए मैंने काट दिया। ठीक है, फिर नीचे भी एक ट्रायंगल के जैसे मुझे काटना है। चलिए गुरुजी, यहां से भी जैसा वहां काटा वैसा का वैसा नीचे भी काट देते हैं। चलिए, फिर बीच में इस प्रकार से काटना है। चलिए भाई ये भी काट देते हैं। बीच वाले को क्यों छोड़े, फिर अगर इतना काट दिया है तो बीच वाले को जितना ये कह रहा है उतना उतना हम लोग काट देते हैं। चलिए देखिए मैंने सेम काटा है ना बेटा, एकदम सेम। आप देख लीजिए जैसा ये कह रहा था वैसा वैसा मैंने काट दिया, है ना। चलिए अब आप इसको समझिए। अब ये कह रहा है कि खोलने के बाद ये कैसा दिखेगा। चलिए मैं आपके सामने खोलता हूं। ये इस प्रकार से दिखेगा। आपको कुछ दिख रहा है बेटा, कुछ इस प्रकार से ये दिखना चाहिए, इस प्रकार से, है ना। अब ये कौन सा होगा, देखिए एग्जैक्टली ये तो मैच नहीं कर रहा है भाई। देखो बीच में पता नहीं क्या बना, लेकिन मेरा बीच में तो पूरा खाली है ना, गलत। ये भी पता नहीं बीच में क्या कुछ बनाया, दोनों गलत हो गए। अब इन दोनों में से कोई उत्तर, देखिए ये तो भाई मैच नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे कॉर्नर उस पेज के जो है वो है अभी तक मिटे नहीं है, इस कारण से ये गलत हो गया। तो सी अपना एकदम सही उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई हम लोग बात करते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न के बारे में। यहां पर हमारे दूसरे प्रश्न के बारे में फिर से हमने पेज लिया। सबसे पहले पेज को इस साइड मोड़ना है। इस साइड मोड़ने के बाद थोड़ा सा भाग घुमाना है हमें। ठीक है, थोड़ा सा कितना, जो इसके लगभग बराबर आ जाए। देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा भाग हमें मोड़ देना है। अब थोड़ा सा भाग मोड़ देने के बाद इसने इसको बीच में से ये ट्रायंगल दो काटे हैं। देखिए ये वाला है ना, ऐसे कैसे ट्रायंगल मैं भी काट देता हूं भाई। चलिए कोई बात नहीं, बीच में से काटने हैं। चलिए मैं काट देता हूं। कैसे काटूंगा इसको, सबसे पहले यहां वाला काटता हूं मैं, है ना। तो ऐसा करके एक ये काट दिया मैंने, ये देखिए यहां पर ट्रायंगल काट दिया। एंड दूसरा ट्रायंगल मुझे जस्ट इसके पास में ही काटना है। एक सेकंड में दिखाता हूं आपको किस प्रकार से कटेगा दूसरे वाला, है ना। एकदम एग्जैक्टली इसको पकड़ना पड़ेगा पहले, बहुत होल्ड, एंड देन हम लोग चलिए देखिए जैसा इसने कहा वैसा मैंने दो दो ट्रायंगल पास पास में काट दिए, है ना भाई। देख लीजिए एक बार, जैसा इसने कहा वैसा वैसे मैंने काट दिए। अब ये कह रहा है कि खोल दो इसको। चलिए मैं सबसे पहले ऐसे खोला, ये वाला फोल्डर इस प्रकार से खोला, फिर ऊपर की साइड खोला। तो बेटा क्या हो रहा है, देखिए आपके सामने है, जो भी है आपके सामने है। क्या हो रहा है कि इस साइड में एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार, चार इस साइड, चार इस साइड बन रहे हैं। ठीक है, तो भाई इसने सिर्फ नीचे चार बनाए हैं, इसने दो ऊपर दो नीचे, इसने तो पता नहीं गलत कर दिया। तो सी अपना एकदम सही उत्तर है, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ये आपको समझ में आ गया। सो इस प्रकार से ये फोल्डिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आप भले ही अभी अपने घर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस प्रकार से कागजों को वेस्ट करके कर दीजिए, लेकिन इसके साथ समझते जाइए कि आखिर हो क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है प्रोसेस, उसको दिमाग से कीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बस यूज किए पेज, बाकी मैं ये क्वेश्चंस बिना पेज का यूज किए भी सॉल्व कर सकता हूं। चले आगे चलते हैं। चलिए 9वें नंबर का चैप्टर आकृति निर्माण, मतलब कि फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन, यहां पर हमें आकृति बनानी है। बेटा देखिए जैसे कि मेरे पास ये एक पेज है, अभी मैं इसको
एक और पेज दे देता हूँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक और पेज देते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास पेज है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि मैं इस पेज को मान लीजिए स्क्वायर में लेता हूँ, वर्ग में लेता हूँ, ठीक है भाई। मैंने इस पेज को वर्ग में लिया, चलिए ये मैंने वर्ग में ले लिया। अब वर्ग में लेने के बाद मान लीजिए कि मैं इस पेज के कुछ भागों को काट देता हूं, है ना। कुछ भागों को काटने का मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं इस पेज के कुछ भागों को अलग अलग कर देता हूं, है ना। एक सेकंड बेटा, मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये जो है चैप्टर समझाऊंगा, आप कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में भी, ठीक है। चलिए ये हो गया एक मेरा, दूसरा हो गया ये, एंड तीसरा हो गया ये। देखिए आप इस चीज को समझिए, एक भाग मेरे पास ऐसा है, दूसरा भाग कुछ इस प्रकार से है, तीसरा भाग कुछ इस प्रकार से है, एंड चौथा भाग कुछ इस प्रकार से है। अब इन सबको मिलाकर कौन सी आकृति बन सकती है वो अपने को बताना है। देखिए मेरे पास ये तीन तीन इसके टुकड़े हैं। अब आपको पता है कि मैं ये वाला आकृति यहां पर जोड़ सकता हूं इस प्रकार से, है ना। इस वाले को मैं साइड में जोड़ सकता हूं और इस वाले को मैं इस प्रकार से यहां पर जोड़कर पूरा का पूरा वर्ग बना सकता हूं भाई साहब, ठीक है, पूरा का पूरा स्क्वायर बना सकता हूं। तो एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 4-5 कुछ भी टुकड़े आपको दिए जाएंगे। चलिए सबसे पहले हिंदी वाले बच्चे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके अंदर भी एक समस्या आकृति मतलब कि प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियां, एक क्वेश्चन फिगर एंड 4 आंसर फिगर्स जो है दिए जाते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे कि ये क्या है, दिल है, एक हार्ट है, एक शेप है जो कि हार्ट का शेप माना जाता है, दिल का शेप माना जाता है। अब देखिए इस एक तो यहां पर दिया गया है, एक भाग ये दिया गया है, एक भाग ये दिया गया है। अब इन सभी भागों को मिलाकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखिए अगर मैं इसको, ये वाली जो आकृति है, इसको इसके थोड़ा सा पास लेके आता हूं यहां पर, तो ये वाला भाग यहां पर पूरा हो सकता है ना। एंड इसको उठाकर अगर यहां लाता हूं तो ये भी कुछ इस प्रकार से बन सकता है। तो कुल मिलाकर मेरा दिल जो है यहां पर, दिल की आकृति जो है यहां पर, वो यहां पर बन सकती है, जो कि ए में सही है। यहां पर तो भाई साहब इसको पतला कर दिया, कहीं क्या कर दिया, तो भाई ये सारे के सारे मैच नहीं करते, ये एकदम एग्जैक्टली मैच करता है। सबसे पहले इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो ना, तो हमेशा मार्किंग करो कि आपको कितने टुकड़े दिए गए हैं, उन टुकड़ों को नाम दो। ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा। अब चेक करो अपने चारों ऑप्शन में से कि क्या सारे के सारे टुकड़े किसी आकृति में मिल रहे हैं। चलिए यहां पर चेक करते हैं, चलिए यहां पर ही चेक कर लेते हैं। यहां पर आपको इन सब में से एक भी टुकड़ा नहीं मिल रहा है, तो गलत। यहां पर भी नहीं मिल रहा है, यहां पर भी नहीं मिल रहा है। भाई बड़ा सिंपल यहां पर उत्तर है। ये रहा अपना पहला टुकड़ा, ये रहा अपना दूसरा टुकड़ा और ये रहा अपना तीसरा टुकड़ा। तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। चलिए दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। तो भाई साहब आप इस चीज को समझिए, आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि चलिए पहला टुकड़ा मैं इसको मान लेता हूं, तीसरा टुकड़ा इसको मान लेता हूं, लेकिन दूसरा टुकड़ा में नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्पेस है, लेकिन यहां पर भाई साहब स्पेस है ही नहीं, इस कारण से गलत हो गया। चलिए इसकी बात करते हैं। तो भाई मान लीजिए पहला टुकड़ा ये है, तीसरा टुकड़ा ये है, तो दूसरा टुकड़ा तो मैं मिल नहीं रहा है ना, क्योंकि दूसरा टुकड़ा ऐसे तो अपना है नहीं ना, बीच में यहां पर लाइनें तो है नहीं, इस कारण से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है और बी अपना एकदम सही से मैच कर जाता है। आज का हमारा अंतिम चैप्टर सन्निहित आकृति, एम्बेडेड फिगर इसको कहा जाता है। ओहो चेंज करना भूल गया हूं मैं, इसको एम्बेडेड फिगर कहा जाता है, एम्बेडेड फिगर। ओके चलिए हिंदी में ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, इंग्लिश में ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। एंड इसके अंदर आपको एक समस्या आकृति और 4 उत्तर आकृतियां दी जाती है, 1 प्रॉब्लम फिगर एंड 4 आंसर फिगर्स आपको दिए जाते हैं। चलिए अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक बहुत ही बड़ा पेड़ है ना, एक बहुत ही बड़ा पेड़ है। अब
मेरी मोटाई जो है, मैं खुद कितना मोटा हूं, मान लीजिए मैं 1 फीट मोटा हूं, है ना, मेरा यहां से लेकर यहां तक 1 फीट का है मान लीजिए बॉडी। अब एक पेड़ है, एक वृक्ष है, मैं उसके पीछे छुप गया, लेकिन वो पेड़ जो है वो भी 1 फीट का ही है, तो मैं एकदम उसके पीछे छुप सकता हूं। लेकिन अगर वो पेड़ मुझसे ज्यादा चौड़ा ना हुआ या फिर मेरे बराबर चौड़ा ना हुआ, तो मेरा कुछ भाग बाहर दिख सकता है ना। इसी प्रकार से आपको एक समस्या आकृति दी जाती है, उसके अंदर एक ऐसी आकृति होती है जो इन चारों ऑप्शन में से किसी ना किसी में छिपी हुई है, वो अपने को बतानी होती है। जैसे कि यहां पर ये इस प्रकार से एक आकृति है ना, एक फिगर है, ये कहां पर छिपा हुआ है, देखिए आप अगर इसके ऊपर फोकस करते हैं, सॉरी इसके ऊपर, ठीक है, तो यहां पर देखिए एग्जैक्टली ये चीज हमें देखने को मिल रही है। यहां पर नहीं मिल रही, क्योंकि यहां तक तो पूरी हो रही है, लेकिन अपना डायग्राम ऐसा बनना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा कैसा हमारे वहां पर बनना चाहिए। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला यहां पर एग्जांपल है वाई, है ना। अब ये वाई आपको कहां पर देखने को मिलेगा, वाई देखिए यहां पर तो भाई साहब एग्जैक्टली मैच कर रहा है, और कहीं पर भी हमें वाई जो है नहीं मिल रहा है, वाई एकदम सेम का सेम वाई कहीं पर भी छिपा हुआ नहीं मिल रहा है। इस कारण से ये अपना सही उत्तर हो गया। इसी प्रकार से यहां पर इसकी बात करते हैं, इस प्रकार से बनना चाहिए। तो अब देखिए मैं यहां पर देखता हूं, यहां पर तो भाई साहब चलिए ठीक है बन रहा है, ठीक है, और कहीं पर भी अगर देखने को मिल रहा है तो मुझे बता दो। नहीं साहब, कहीं पर भी ऐसा का ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, इस कारण से ए अपना सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से आप अगर चाहते हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे कोचिंग, प्रैक्टिस या फिर प्रिपरेशन करना, हमारा एंड्रॉइड ऐप आज ही इंस्टॉल करो, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाओ, सर्च करो ऑलराउंडर बीएसएस, उसके अंदर ढेरों इसी प्रकार की बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज है, कोर्सेज आपको बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर दिए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए अपना कोर्स रजिस्टर कीजिए। आप अगर ये वीडियो YouTube के ऊपर देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है, वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया है, शेयर भी नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद, जय श्री राम।